हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चरर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। यहां से आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। ये देखिए, सामाजिक विज्ञान की मॉडल पेपर है और मैं इसमें से आपको दिखा दे रहा हूँ कितनी बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। ये देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। कहाँ, ये देखिए 2024 का है ना। ये देखिए, यहाँ देखिए, पढ़िए आप लोग। भू संरक्षण है, ठीक है। यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन मिल जा रहा है और इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव देखते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे फेक बता दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए, एक नंबर पूछा गया है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है। और इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव में भी, फिर देखिए यहाँ से आपको चार नंबर का क्वेश्चन है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार मिट्टियों का वर्णन कीजिए। यहाँ से पूछा गया, यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। आप कहीं भी देख लीजिए, आप कहीं से भी उठा कर देख लीजिए, चाहे 23 में 24 में, यानी कि पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको तैयार करिए। इस टॉपिक में देखिए संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन के वर्गीकरण को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समानता के आधार पर, और तीसरा जो है आपका विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जैव हो जाएगा, अजैव हो गया। फिर समानता के आधार पर नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण योग्य। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर जैव, अजैव। अब पूछेंगे सर जी जैव क्या होता है और अजैव क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैव जिसमें जीवन हो उसे हम जैव कहते हैं। जैव मंडल जो हमारा जल स्थल से बना है और वायुमंडल से, ठीक है, और स्थल मंडल से मिलकर बना है हमारा जैव मंडल। ठीक है, तो इसमें जिसमें जीवन हो उसे हम जैव मंडल कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं हो उसे हम अजैव मंडल कहते हैं। जैसे देखिए, जैव मंडल में मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, ठीक है, ये सब जैव मंडल में आ जाएंगे। अब अजैव मंडल में क्या है सर जी तब? तो देखिए, जैसे कि पहाड़, पर्वत, धातु, ये सब अजैव मंडल में आ जाएंगे। समानता के आधार पर अब देखते हैं, इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिल सकता है। मैं दिखा दिया हूँ आपको प्रूफ, तो आप लोग इसको तैयार करिए। अब नवीनीकरण योग क्या है? नवीनीकरण योग पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि अनवीनीकरण योग, इसका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। अब कहेंगे सर जी नवीनीकरण योग क्या है? तो जैसे कि पवन हो गया, जल हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ये सब नवीनीकरण है, इसको उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन मेरे भाई देखिए, अनवीनीकरण योग जो है उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे कि धातु और जीवाश्म, ये उत्पन्न नहीं होते, ये लंबे समय तक कभी काल अंतराल में हो जाते हैं। ठीक है, तो जो चक्री, इसमें है 2 भागों में बांटा गया है, चक्रीय है, एक अचक्रीय। चक्री जैसे देखिए धातु हो गया और अचक्री जो है जीवाश्म हो गया। फिर आपको देखिए यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत है परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, यहाँ से भी आपको पूछ सकता है कैसे कि परंपरागत ऊर्जा कौन सा है। ठीक है, इसमें देख देगा 4 ऑप्शन, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, कोयला। तो परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो आप अगर पढ़े रहेंगे कोयला तो तुरंत मार के चले आएंगे, 1 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो परंपरागत स्रोत में आपको मानव संसाधन, पशुधन, कोयला, जल विद्युत, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत स्रोत में देखिए पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब जो है गैर परंपरागत के स्रोत हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं।
ये देखिए, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी के कारण के संसाधनों का अधिक उपयोग, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आपका एक 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ प्रौद्योगिकी क्या है, देखिए प्रौद्योगिकी जो संसाधनों का पहचान होना लगी, ठीक है, संसाधन जो है, जब प्रौद्योगिकी आई तो वहाँ संसाधनों की पहचान होने लगी और उच्च तकनीकी बढ़ी और उच्च तकनीकों को वाली उपलब्धता हो गई, ठीक है। और तकनीकी के कारण ही रेलवे का विकास हुआ, ठीक है, यानी कि जो प्रौद्योगिकी आई, टेक्नोलॉजी आई, उसी के कारण ही रेलवे और ऐसे नई नई मशीनरी का आविष्कार हुआ। फिर देखिए, भारत के अंदर समुद्र में मैंगनीज दोहन का हो पा रहा है। जो भारत हमारे है, भारत के अंदर से समुद्र मैंगनीज का दोहन कर पा रहा है। किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण, यानी कि प्रौद्योगिकी के कारण हमारा जो भारत है समुद्र के अंदर से ही मैंगनीज का दोहन कर पा रहा है। और आर्थिक विकास में इसका क्या भूमिका है? आर्थिक विकास में अगर इसका भूमिका यही है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है उससे आर्थिक जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि उसको उससे ही लोगों का रोजगार हो रहा है। और जब लोगों का रोजगार हो रहा है तो उससे इनकम हो रही है, और उससे जब इनकम हम कर रहे हैं तो आर्थिक विकास में आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है। जैसे उपभोग की समझा में वृद्धि हो गई, ठीक है, उपभोग की समझा में वृद्धि हो गई और उच्च जीवन स्तर बढ़ गया, यानी कि उच्च जीवन जो है स्तर बढ़ गया और बाकी वृद्धि हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जितना मैं बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयार करिए, ठीक है। संसाधन नियोजन, देखिए संसाधन नियोजन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से आपको एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, संसाधन नियोजन में क्या करना है आपको, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। और संसाधनों का बेहतर उपयोग किस प्रकार किया जाए कि इसके लिए रणनीति अपनाई जाती है, वही संसाधन का नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, भारत एक विकासशील एवं अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसके लिए नियोजन आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इसके लिए नियोजन जो है आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज़ादी के बाद से ही भारत ने नियोजन का रास्ता अपनाया, यानी कि इसीलिए आज़ादी के बाद हमारा जो भारत है नियोजन का रास्ता अपनाया। फिर देखिए, संसाधन अभाव वाले क्षेत्र हो सकते हैं जिससे संसाधन एक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सकती है, यानी संसाधन वाले अभाव वाले क्षेत्र भी हो सकते हैं जिससे संसाधन की पहुंच वहां सुनिश्चित कराई जा सके। अब अगला पॉइंट है, देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग संसाधन, लेकिन सभी संसाधन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए संसाधन का नियोजन और उसका कुशलतम प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अब कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संसाधन हो सकते हैं, लेकिन सभी संसाधन के महत्वपूर्ण ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए संसाधन का नियोजन और उसका कुशलतम प्रयोग आवश्यक तो होता है। ये तो हो गया नियोजन, संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए टॉपिक, संसाधन अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई है, वर्णन कीजिए या समीक्षा कीजिए या बोले तो विवेचन कीजिए, ठीक है। तो यही मैं लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसकी देखिए समस्या, मुख्य समस्याएं, ठीक है। तो पहला जो आपका पॉइंट बनेगा, कुछ व्यक्तियों के लालचवंत संसाधनों का ह्रास हो रहा है। अब दूसरा है, संसाधन समाज के कुछ हिस्से कुछ ही लोग के हाथ में आ गए हैं, यानी संसाधन जो है समाज में कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, यानी संसाधन जो है यानी बोले तो संसाधन जो है दो हिस्सों में बट गया है, जिसे हम संसाधनहीन कहेंगे और संसाधन संपन्न कहेंगे, ठीक है। यानी कि कहें तो गरीबी और अमीरी में बट गया है। अब कैसे, किसी के पास बहुत से संसाधन है, उसका दोहन कर रहा है, लेकिन किसी के पास
थोड़ा सा संसाधन, उसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ गरीबी अमीरी में बट गया है। और फिर देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पूछेगा भूमि संसाधन क्या है या भूमि संसाधन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो मैं इसी टॉपिक को लेकर आया हूँ। देखिए, हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों को इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और भूमि एक सीमित संसाधन है। इसीलिए भूमि का उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे भूमि संसाधन। देखिए, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भूमि आकृतियां हैं। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम बना दीजिएगा, अच्छा सा, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, पठार जो है 27% है और मैदान आपका है 43%, पर्वत जो है 30%।